जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, लेक्चर नंबर 25। आज की हदीस है कुल मिम्मा यालीक, अपनी जानिब से खाओ। चैप्टर नंबर 6। इसमें इसका जो नेम है वो है सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स। इसमें काफ़ी सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, जिसमें लैचेस और फ्लिप फ्लॉप्स और सीक्वेंशियल सर्किट्स की जो बेसिक है उसकी टाइप्स हैं, ये कवर कर चुके हैं। तो आज हमने जो कंटिन्यू करना है वो है रेस अराउंड कंडीशन। ठीक है। जैसा कि लास्ट टाइम आपको याद होगा कि जब हमने फ्लिप फ्लॉप को डिस्कस किया था, जे के फ्लिप फ्लॉप को, ठीक है, उसमें हमारे पास वो कंडीशन तो खत्म हो गई थी जिसमें फॉरबिडन जो केस था वो खत्म हो गया था। ठीक है। लेकिन उसकी वजह से हमें एक नई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा जिसको हम रेसिंग कहते हैं। ठीक है। मतलब उसमें बार बार जो वैल्यू थी वो चेंज हो रही थी, आउटपुट की क्यू और क्यू कम्प्लीमेंट की, वो स्टेबल वैल्यू नहीं थी, 0 से 1, 1 से 0। इसको हम रेसिंग कहते हैं। ठीक है। इसके बारे में आज पढ़ेंगे और इसको कैसे ओवरकम करते हैं वो चीज़ देखेंगे। फिर उसके बाद मास्टर स्लेव ऑपरेशन जो है ये कैसे हेल्प आउट करता है रेसिंग को ओवरकम करने में। उसके बाद मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप जो डी फ्लिप फ्लॉप होता है उसका बिहेवियर देखेंगे कि वो कैसे बिहेव करता है। फिर टी फ्लिप फ्लॉप की एक और नई टाइप हम पढ़ेंगे फ्लिप फ्लॉप की। उसके बाद फ्लिप फ्लॉप की कन्वर्जन्स कैसे की जाती है। लेट से आपको एक फ्लिप फ्लॉप दिया हुआ है और आपसे कहा जाता है कि इसको इससे ही दूसरा फ्लिप फ्लॉप बनाओ, तो उसकी जो कन्वर्जन है वो भी इंशाल्लाह आज हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रेस अराउंड कंडीशन से। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने रेस अराउंड कंडीशन में एक एक फ्लिप फ्लॉप को डिस्कस किया था। ये जो क्वेश्चन होता है इसको हम सिंपली लैच कहते हैं। ठीक है, नैंड इम्प्लीमेंटेड लैच। फिर हम जब एक और नैंड गेट लगाते हैं और साथ उसके यहाँ पे एनेबल सिग्नल देते हैं तो वो हमारे पास लैच बन जाती है विद एनेबल सिग्नल। ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर अगर क्लॉकिंग प्रोवाइड कर दें तो वो हमारे पास एस आर फ्लिप फ्लॉप बन जाता है। ठीक है, एस आर, इनपुट को हम एस आर कहते थे। तो अगर हम एस आर के अंदर में देखा था कि जब 1 1 देते हैं तो हमारे पास फॉरबिडन केस आता है। उसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, जो एस आर की आउटपुट थी उसको फीडबैक कर दिया। ठीक है, क्रॉस फीडबैक कर दिया, यानी क्यू को जो है वो जो नीचे वाला आपका एंड सेकंड एंड नैंड गेट होता है उसके इनपुट पे अप्लाई कर दिया, और जो क्यू कंप्लीमेंट होता है उसको फर्स्ट जो आपके पास नैंड नैंड गेट होता है उसके इनपुट पे दे दिया। ठीक है, तो इसको हमने क्रॉस फीडबैक कर दिया। तो नई जो हमारे पास इनपुट थी उनको ऐसा से हमने बदल के जे के नाम उनका रख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास जे के फ्लिप फ्लॉप डिजाइन हो गया। इसमें जो हमारे पास फॉरबिडन कंडीशन आ रही थी कि जिसमें हम 1 1 अप्लाई करते थे, क्यू और क्यू कम्प्लीमेंट जो है वो एक दूसरे का नॉट नहीं रहते थे, तो वो इसमें जो है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्व तो हुई, लेकिन एक नई प्रॉब्लम आ गई कि हमारे पास जो जे और के की जो आउटपुट्स आती हैं 1 1 के केस में वो हमारे पास रैंडम होती हैं। ठीक है। तो लेट से अगर हम जे के का जो है वो टेबल ऑब्जर्व करें तो हम देख सकते हैं कि जब क्लॉक 0 होती है तो जे के डोंट केयर होते हैं और हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेट है वो मेमोरी आ जाती है। ठीक है। इसी तरह जब हम 1 देते हैं क्लॉक और इनपुट 0 0 करते हैं तो फिर मेमोरी आती है। फिर हम जब क्लॉक पे 1 अप्लाई करके 0 और 1 अप्लाई करते हैं जे के पे तो हमारे पास जो Qn+1 है वो 0 हो जाता है। ठीक है। इसी तरह 1 और 1 0 के साथ हमें नेक्स्ट स्टेट जो है वो 1 मिल जाती है। तो हम ये वाली केस की बात कर रहे थे कि जब हम क्लॉक भी बंद करते हैं और जेके को भी बंद कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1, यानी इनकी जो रेसिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। और ये बहुत तेजी से जो है वो चेंज होते हैं, क्योंकि जैसी आउटपुट आती है वो आउटपुट फॉरन फीडबैक होती है और वो हमारी न्यू आउटपुट जनरेट कर देती है विद इन नो टाइम। ठीक है। तो इससे जो है वो एक सिग्नल क्रिएट होता है जिसको हम रेसिंग बोलते हैं। एक्सिस डायग्राम से आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये क्लॉकिंग सिग्नल दिया हुआ है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड टी है। अगर आप जे की वैल्यू को भी 1 करते हैं और के की वैल्यू को भी 1 करते हैं तो होता क्या है कि हमारे पास जो आउटपुट आती है वो रेसिंग आ जाती है, यानी उसमें फॉरन 0 1 0 1 जो है वो चेंजेस हो रही होती है। ठीक है। तो हमारे पास ये जो चेंजेस, एब्रप्ट चेंजेस आ रही होती हैं इसको हम रेसिंग बोलते हैं। ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि इस रेसिंग को कैसे ओवरकम किया जाता है। तो हमारे पास इस रेसिंग को ओवरकम करने के लिए हमारे पास 3 सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है। पहला सोल्यूशन क्या है कि हम
जो हमारी क्लॉक साइकिल का हाफ टाइम होता है, यानी जो इसका ड्यूटी साइकिल टाइम होता है। क्योंकि अगर ये हमारी पूरी क्लॉक साइकिल टी की है तो उसका जो ड्यूटी साइकिल है वो टी/2 का होगा। ठीक है। तो टी/2 का जो टाइम है वो इतना छोटा कर दें कि ये जो रेसिंग आ रही है 0 और 1 की, इसकी जो एक पल्स विड्थ बन रही है उससे छोटा टाइम हो, यानी टी/2 शुड बी लेस देन प्रोपेगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है। यानी इसकी जो आउटपुट है इसको प्रोपेगेट होने में इतना ज्यादा टाइम लगे कि उसका जो ड्यूरेशन है वो टी/2 से ग्रेटर हो। ठीक है। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि हमारी जो टी/2 है या हमारी क्लॉक है उसके चेंज होने से पहले पहले जो है वो हमारी आउटपुट चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन ये इम्प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। ठीक है। इससे बेसिकली क्या होगा कि इसका एक तो हल ये है कि हम जो है यहाँ पे प्रोपेगेशन डिले बहुत ज्यादा कर दें, तो उससे हमारा जो मेमोरी है उसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी कि हम इतना ज्यादा टाइम लगाएं फीडबैक करने में कि उसको क्लॉक से ज्यादा टाइम लगे। ठीक है। क्लॉक पल्स का जो ड्यूटी साइकिल होता है उससे ज्यादा टाइम लगे। ठीक है। तो ये हमारे पास जो सोल्यूशन है वो प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है, जस्ट थ्योरेटिकल सोल्यूशन है। तो सेकंड जो हमारे पास तरीका होता है इसको ओवरकम करने का, उसको हम बोलते हैं एज ट्रिगरिंग। ठीक है। एज ट्रिगरिंग में हम क्या करते हैं कि हम एजिस के ऊपर जो है वो डिसीजंस लेते हैं। लाइक लेट्स से अगर हमारे पास ये पल्स है तो हम इसके या तो पॉजिटिव एज पे ट्रिगरिंग करेंगे या नेगेटिव एज पे ट्रिगरिंग करेंगे। ठीक है। तो ये भी एक अच्छा सोल्यूशन है कि हम बजाय लेवल ट्रिगरिंग करने के हम एजिस पे ट्रिगर करें। ठीक है। तो ये भी एक सोल्यूशन है। इसी तरह जो थर्ड सोल्यूशन है वो है मास्टर स्लेव ऑपरेशन। मास्टर स्लेव ऑपरेशन भी सॉर्ट ऑफ एज ट्रिगरिंग ही होता है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि दो फ्लिप फ्लॉप को मास्टर और स्लेव कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं, उससे हम ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको? सर यस फ्लिप सर। फ्लॉप में तो होता भी सर यही है, ये एज वाला जी लेवल तो जी सर होता बिल्कुल। है। बिल्कुल एजेस होते हैं, लेकिन बात करने का वो एजेस इंप्लीमेंट कैसे होते हैं ये देखना है ना हमने। एज ट्रिगरिंग भी सोल्यूशन है और मास्टर स्लेव बेसिकली उसकी प्रैक्टिकल फॉर्म है कि हम एज ट्रिगरिंग को कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है सर। तो आगे मूव करते हैं मास्टर स्लेव ऑपरेशन। ये जो हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो रेसिंग क्रिएट होती है जे के फ्लिप फ्लॉप में, इन केस ऑफ जब हम जे और के को 1 1 करते हैं, तो उस केस में हमारे पास जो तीन सॉल्यूशंस हमने प्रपोज किए हैं उसमें जो मास्टर स्लेव ऑपरेशन है इस पे हम देखते हैं कि इसको कैसे अप्लाई किया जाता है मास्टर स्लेव। उसके लिए क्या करते हैं हम, हमारे पास दो फ्लिप फ्लॉप होते हैं जे के, उनको हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि हम जे और के की जो फर्स्ट जो इनकी आउटपुट होती है, फर्स्ट जे के फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट होती है उसको नेक्स्ट की इनपुट बनाते हैं और जो सेकंड की आउटपुट होती है उसको फर्स्ट के इनपुट पे फीडबैक कर देते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद उनकी जो क्लॉक है उनको आपस में शॉर्ट करते हैं वाया दी नॉट गेट, यानी नॉट गेट की मदद से उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो नॉट गेट लगाने से क्या होगा कि जब आप यहाँ पे 0 देंगे तो यहाँ 1 आएगा, जब यहाँ 1 देंगे तो ये 0 आएगा। इसका मतलब आपके एक वक्त में एक जो जे के फ्लिप फ्लॉप है वो आपकी एनेबल कंडीशन में होगा। ठीक है। तो फर्स्ट वाले को हम मास्टर कहते हैं और सेकंड फ्लिप फ्लॉप को हम स्लेव फ्लिप फ्लॉप कह देते हैं। ठीक है। मास्टर की इनपुट पे एक्चुअल इनपुट होती है और स्लेव की जो आउटपुट होती है उसकी टोटल मास्टर स्लेव की एक्चुअल आउटपुट कहलाती है। तो इनकी जो आउटपुट्स होती हैं मास्टर वाले की उसको हम क्यू एम से डिनोट करते हैं और जो फाइनल आउटपुट होती है उसको हम सिंपल क्यू कह देते हैं। अब हम वैल्यूज अप्लाई करते हैं। लेट से हमने कहा जी हमने यहाँ पे 0 अप्लाई किया, जब यहाँ पे 0 अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि जो सेकंड वाला स्लेव वाला होगा उसकी क्लॉक पे 1 मिलेगा। ठीक है। और इनपुट पे हमने 1 1 देना है, क्योंकि हम रेसिंग वाली कंडीशन को डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हम जे और के को 1 ही कंसीडर करेंगे। ठीक है। तो जब हम क्लॉक पे 0 अप्लाई करेंगे मास्टर के, तो ऑटोमेटिकली जो स्लेव होगा उसकी क्लॉकिंग जो है वो 1 हो जाएगी। तो जब हम इस पे 0 अप्लाई करेंगे तो होगा क्या कि मास्टर जो है वो मेमोरी मोड में चला जाएगा, क्योंकि हमें पता है जब जेके फ्लिप फ्लॉप को 0 क्लॉकिंग देते हैं तो ये मेमोरी मोड में चला जाता है। ठीक है। और हम लेट कर लेंगे कि इनिशियली जो क्यू एम है वो 0 है। ठीक है। ये लेट करेंगे हम कि हमारे पास जो इनिशियल आउटपुट थी या प्रीवियस आउटपुट थी वो 0 थी, तो चूंकि वो मेमोरी स्टेट में है तो वो अपनी उसी आउटपुट को प्रिजर्व रखेगा। ठीक है। तो क्यू एम हमारा जो है वो 0 है और क्यू एम का जो कंप्लीमेंट है वो 1 है। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा 0 होने की वजह से मेमोरी स्टेट में चला गया। जो स्लेव वाला फ्लिप फ्लॉप होगा
उसकी इनपुट पे चूंकि हम 1 दे रहे हैं, तो वो 1 अप्लाई करने से उस पे जो है वो अप्लाई होगा, तो ये 0 जो है ये यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है, और ये 1 इसकी इनपुट पे आ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि इसकी जो आउटपुट जनरेट होगी वो 0 और 1 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो जे के फ्लिप फ्लॉप होता है उस पे जब हम 0 देते हैं जे पे, तो हमें यहाँ पे 0, और जब यहाँ पे 1 करते हैं तो हमें 1 मिल जाता है, ठीक है। ये चीज क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ठीक है जी, ये हमारा एक जो है क्लॉकिंग जब हमने 0 दिया तो हमारे पास जो इनपुट 1 1 थी, तो उसके बाद हमारी आउटपुट जो है वो 0 1 आ गई मास्टर की, और वो आगे अप्लाई हुई स्लेव पे। तो स्लेव चूंकि उसकी क्लॉक 1 थी तो उसने आउटपुट 0 और 1 जनरेट कर दी। अब चूंकि हमें पता है कि ये जो आउटपुट है ये फीडबैक हो रही है, तो जब ये फीडबैक होगी 0 1, तो ये फीडबैक पे जाके अप्लाई हो जाएगी, यानी जो क्यू है वो सेकंड की इनपुट पे चला जाएगा, और जो 1 है यानी क्यू कम्प्लीमेंट वो फर्स्ट की इनपुट पे आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही इनपुट पे आएगा तो हमारी नेक्स्ट क्लॉक आ जाएगी। जब नेक्स्ट पल्स आएगी तो उसको हमने येलो कलर से डिनोट किया है, ठीक है, नेक्स्ट पल्स को। तो जब ये 1 होगी तो जो मास्टर वाला है वो हमारा एनेबल हो जाएगा, जबकि स्लेव वाला जो है वो मेमोरी मोड में चला जाएगा, ठीक है। तो चूंकि वो मेमोरी मोड में जाएगा इसलिए उसकी आउटपुट सेम रहेगी, ठीक है, 0 और उसकी 1 रहेगी, और साथ ही ये पीछे फीडबैक भी होगी 0 और 1। जैसे ये फीडबैक होगी तो अब चूंकि हम यहाँ पे इसकी क्लॉकिंग जो है वो मास्टर की 1 दे रहे हैं, और उसकी जो एक इनपुट है जे और के वो तो है ही 1, ठीक है, और जो थर्ड इनपुट्स हैं वो भी हमें फीडबैक हो चुकी हैं, यानी 1 और 0। तो हमें पता है कि जब ऊपर में चूंकि सारे वंस होंगे, ऊपर वाले जो हमारा नैंड गेट लगा हुआ है फर्स्ट वाला जेके में, तो उस पे तीनों 1 है तो आउटपुट क्या हो जाएगी जी? जी बेटा क्या हो जाएगी? जब तीनों 1 होते हैं तो आउटपुट 0 हो जाती है, ठीक है, जी सर। 0 हो जाएगी। और नीचे वाले में चूंकि एक 0 आ रहा है तो एक 0 का मतलब होता है नैंड का कि इसकी आउटपुट 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें 0 और 1 मिलेगा। जैसे ही ये 0 और 1 इस लैच पे, क्योंकि ये वाला पोर्शन लैच का होता है, तो जैसे ही वो लैच पे अप्लाई होगा तो उसकी जो आउटपुट है हमारे पास 1 0 आ जाएगी, क्योंकि नैंड के साथ जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये रिवर्स हो जाती है, यानी 0 के सामने 1 आ जाता है और 1 के सामने 0 आ जाता है, ठीक है। तो ये 0 यहाँ पे इसकी आउटपुट 1 और इसकी 0 हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? ये 2 साइकिल कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट साइकिल आएगा। तो जब हम क्लॉक 0 आएगी तो जो स्लेव वाला है वो 1 हो जाएगा, तो जो मास्टर है वो मेमोरी बोर्ड में चला जाएगा। जब वो मेमोरी बोर्ड में जाएगा तो उसका मतलब वही आउटपुट प्रिजर्व रहेगी, ठीक है। जबकि जो स्लेव वाला है उसमें चूंकि 1 है तो उसकी आउटपुट जो है वो निकल आएगी। वो किस तरह निकलेगी? क्योंकि उसकी जो इनपुट है वहां पे 1 और 0 आ रहा है, जो ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं, तो उसकी जो आउटपुट नहीं आएगी वो 1 0 ही आ जाएगी, ठीक है। फिर ये 1 0 वापस फीडबैक होगा और हमारे पास जो है वो नई क्लॉक आ जाएगी, ठीक है। तो नई क्लॉक अगर 1 है तो जो मतलब हमारा मास्टर है वो एनेबल हो जाएगा, तो स्लेव जो है वो डिसेबल, या आप उसको कहने के मेमोरी मोड में चला जाएगा। तो जैसे ये मेमोरी मोड में जाएगा तो क्या होगा कि इसकी जो आउटपुट है वो प्रिजर्व हो जाएगी, और वो साथ ही फीडबैक भी होगी। जब वो फीडबैक होगी तो वो फीडबैक अप्लाई होगी फर्स्ट मास्टर की इनपुट पे, और आपकी जो न्यू आउटपुट है वो 1 0 से होती हुई 0 1 आ जाएगी। मास्टर की जो क्यू एम है, ठीक है, वो 0 और उसकी जो क्यू एम का कम्प्लीमेंट है वो 1 हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा कि आपकी नेक्स्ट पल्स आएगी। नेक्स्ट पल्स में चूंकि 1 से 0 हो जाएगा तो 0 इसका मतलब मास्टर जो है वो मेमोरी मोड में चला गया, और जो स्लेव है वो आपका चला जाएगा जो है हमारा एनेबल मोड में, ठीक है। तो जैसे ही ये एनेबल मोड में जाएगा तो इसकी इनपुट पे क्या होगा कि 0 1 अप्लाई होंगे। जब ये 0 1 अप्लाई होंगे तो हमारे पास आउटपुट जो है वो गेम 0 1 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये 0 1 फीडबैक होगा। फीडबैक होने के बाद नेक्स्ट क्लॉक पल्स चेंज होगी, और उसी तरह से ये इसकी आउटपुट जो है वो आएगी, और फिर फीडबैक होने के बाद ये आउटपुट जनरेट होती जाएगी, ठीक है बेटा। क्लियर है ये सारी चीज? सर ये कितनी कोड जनरेट होनी है? बेटा 7 क्लॉक्स हमने इसको, ठीक है। क्लियर है ठीक है बेटा? सर। ये इस तरह से मतलब साइकिल चलेगा पूरा, जैसे जैसे क्लॉक आती जाएगी तो ये आउटपुट जनरेट करता जाएगा। अब इसमें जो ऑब्जर्वेबल चीजें हैं वो थोड़ी सी इसमें देखनी है हमने। एक हमने देखना है कि हमारे पास जो है वो क्यू एम क्या आया है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो है वो क्यू क्या आया है, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम ये किस लिए लगाया, हमने मास्टर स्लेव बनाया ताकि ये जो रेसिंग हो रही थी ना, कि यानी क्लॉक के चेंज होने से पहले पहले कितनी बार जो है वो आउटपुट चेंज हो जाती थी, तो उसको हमने रोकने के लिए हमने क्या किया, हमने ये जो है वो मास्टर स्लेव का कॉम्बिनेशन बनाया। तो हमारी बेसिकली नजर जो है वो
क्यू एम और क्यू के ऊपर होनी चाहिए कि उसकी आउटपुट ऑब्जर्व करते हैं। तो उसकी आउटपुट को ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है वो ये हमारा जो टेबल है या इसको ग्राफ कह लें, ग्राफ हम इसको ऑब्जर्व करते हैं कि लेट्स से अगर हमारे पास क्लॉक जो है वो ये है, ये 7 बेसिकली साइकिल्स ली हैं मैंने, यानी वन, ये वन हो गया, 2 3 4 5 6 और ये 7 तक, ठीक है। अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो क्यू एम आ रही है वो आ रही है 0 11 00 11, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं 0, इसी तरह यहाँ पे 1, फिर 1, उसके बाद 00, फिर 11, ठीक है। ये हमारे पास क्यू एम आ रही है, तो ये यहाँ से वेरीफाई भी हो रही है। इसी तरह जो क्यू एम है हमारे पास, सॉरी, जो फाइनल आउटपुट आ रही है वो किस तरह की आ रही है क्लॉकिंग के हिसाब से, वो आती है हमारे पास 00 00, उसके बाद 11 हो जाता है, फिर 00 आता है और फिर 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये तो आउटपुट हमारी हो गई वेरीफाई। तो इससे अब अगर आप देखें तो यहाँ पे जो क्लॉकिंग हो रही थी, क्लॉकिंग के अंदर जो पहले हमारी आउटपुट आ रही थी वो यहाँ पे रेसिंग आ रही थी, ठीक है। लेकिन मास्टर स्लेव कम्बिनेशन यूज करने से क्या हुआ कि वो रेसिंग जो है वो खत्म हो गई और हमारी जो आउटपुट है वो स्ट्रेट आउटपुट आ रही है, या जिस तरह हम चाहते थे उसी तरह आ रही है कि विद इन अ क्लॉक वो चेंज नहीं हो रही। ठीक है बेटा, ये चीज क्लियर है। यस सर। Yes, sir. अब आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हुआ है, मास्टर स्लेव ने ऐसा क्या किया कि यहाँ पे हमने जो इनपुट दे रहे हैं वो रेसिंग को खत्म कर रही है। सर जी आपकी एनीवन, आवाज सही नहीं आ रही। जी अभी ठीक आ रही है। सर उसने क्लॉक क्लॉक को टॉगल कर दिया। क्लॉक को टॉगल किया, वेरी गुड। इसमें जो मेन फंक्शन है ना वो दो चीजें हैं, एक तो उसने क्लॉक जो है वो टॉगल किया है, और दूसरा उसने जो आउटपुट है आपकी वो फीडबैक की है फर्स्ट की इनपुट पे, ठीक है। उससे क्या चेंजेस हुई कि आपका एक वक्त में या मास्टर एनेबल होगा या स्लेव एनेबल होगा, दोनों एट अ टाइम एनेबल नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा जब एक हम यूज कर रहे थे तो उसमें जैसे ही आउटपुट जनरेट होती थी वो फौरन इनपुट पे अप्लाई होती थी, जिससे जो है वो रेसिंग स्टार्ट हो जाती थी, ठीक है। इसमें चूंकि हमने दो का कम्बिनेशन यूज किया है और उनकी जो क्लॉकिंग है उनको एक दूसरे का हमने रिवर्स रखा है, तो जैसे ही एक एनेबल होता है तो दूसरा हमारा जो है वो मेमोरी मोड में चला जाता है, और जब दूसरे वाला एनेबल मोड में जाता है तो फर्स्ट वाला मेमोरी मोड में चला जाता है। इससे ये होता है कि हमारी जो आउटपुट है वो प्रिजर्व होती है और वो फौरी तौर पे जाके अप्लाई होके फाइनल आउटपुट पे अपना इम्पैक्ट नहीं छोड़ती। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको। जी यस बेटा, सर। एनी क्वेश्चन। ठीक है जी, नो आगे। सर। जी बेटा, किसी का क्वेश्चन है? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। मास्टर स्लेव ऑपरेशन हो गया हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप का, ठीक है। तो ये हमने किस लिए यूज किया था, बेसिकली ये रेसिंग को ओवरकम करने के लिए किया है, जो कि तीन हमारे पास पॉसिबल सोल्यूशन थे, T/2, लेस देन प्रोपगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप जो कि इम्प्रैक्टिकल था, दूसरा है एज ट्रिगरिंग का, और मास्टर स्लेव भी बेसिकली सॉर्ट ऑफ एज ट्रिगरिंग ही होती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब ये जो हमारे पास आता है ना आउटपुट, ये जो क्यू की आप आउटपुट देख रहे हैं इसमें रेसिंग खत्म हो गई, लेकिन रेसिंग किससे रिप्लेस हो गई है, टॉगलिंग से, ठीक है? यानी टॉगल कर रही है आपकी आउटपुट। पहले जीरो थी, जीरो के बाद वन हो रही है, वन के बाद फिर जीरो हो रही है, फिर जीरो के बाद फिर वन होगी, तो ये टॉगलिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो रेसिंग जो है उसको हमने ओवरकम किया है बाय यूजिंग दी टॉगलिंग। नेक्स्ट हमारे पास है बिहेवियर ऑफ मास्टर स्लेव डी फ्लिप फ्लॉप। अब हम काम करते हैं, ये जो हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप होता है उसके ऊपर हम मास्टर स्लेव ऑपरेशन अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि दो डी फ्लिप फ्लॉप लेंगे और उनको उसी तरीके से कनेक्ट करेंगे कि जो पहले की आउटपुट होगी वो दूसरे के इनपुट पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह जो हमारे पास इनका जो क्लॉक है उसको हम कॉमन कर देंगे विद दी हेल्प ऑफ नॉट गेट, यानी दोनों को एक दूसरे का रिवर्सल बना देंगे, तो वो मास्टर स्लेव कम्बिनेशन में आ जाएंगे। जो फर्स्ट वाला है वो मास्टर और सेकंड वाला स्लेव के तौर पे काम करेगा, ठीक है। तो इस पे हम ट्रुथ टेबल हमें पता होना चाहिए डी फ्लिप फ्लॉप का। वो ये होता है कि अगर आपके पास क्लॉक जीरो हो तो आपकी आउटपुट जो है वो मेमोरी आती है, ठीक है, यानी प्रीवियस वैल्यू को ही वो रिजर्व करता है। जब आप क्लॉक को वन करते हैं और इनपुट को जीरो करते हैं तो आपकी आउटपुट जीरो होती है, और जब आप क्लॉक को वन करते हैं, इनपुट जीरो वन करते हैं तो आपकी आउटपुट भी वन, यानी ये आउटपुट को ही इनपुट को ही आउटपुट पे सेंड कर देती है, यानी ये बेसिकली ट्रांसपेरेंट लैच है या डाटा लैच इसलिए इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका टेबल हो गया, ये हमारे ध्यान में होना चाहिए। सो अब हम क्या करेंगे, हम एक डायग्राम देखेंगे जिसको हम टाइमिंग डायग्राम बोलते हैं। तो टाइमिंग डायग्राम की मदद से इसके बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम उसके लिए एक जो है वो फजी सिग्नल ले लेंगे। एक तो हमने क्लॉकिंग ले ली, ठीक है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं ऊपर ये आपको क्लॉकिंग सिग्नल नजर आ रहा है।
ठीक है, इक्वल बिट की पल्सेस ली हुई है हमने, टोटल 7 के करीब हमने पल्सेस ले ली। उसके बाद हमने एक डी सिग्नल जो है वो लेट कर दिया। डी सिग्नल आप देख सकते हैं कि ये हमने इस तरीके से इसको लेट कर लिया। ठीक है, ये हमारा डी सिग्नल है जो कि इनपुट के तौर पे काम कर रहा है। अच्छा, इस डी सिग्नल को लेने की खास बात यह है कि हमने जो है वो इसको थोड़ा सा टाइमिंग से, यानी जो एग्जैक्ट टाइमिंग से आगे पीछे मूव किया ताकि हम सारे बिहेवियर्स को चेक कर सकें। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एग्जैक्ट टाइम के ऊपर जो है वो अपना लेवल चेंज नहीं कर रहा, बल्कि टाइम से थोड़ा सा आगे है। ठीक है, इसी तरह ये भी थोड़ा सा टाइम से टिल्टेड हुआ है। इन द सेम वे यहाँ पे भी आप बिहेवियर वही सेम देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। तो इस ये एक हमने एक यूनिक किस्म की जो है वो इनपुट ली है जिसमें सारे पॉसिबल कम्बिनेशन कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमने इस इनपुट और इस क्लॉकिंग की मदद से डी का जो मास्टर स्लेव कम्बिनेशन है उसको देखना है। लेकिन हम इसकी जो कौन कौन सी आउटपुट ऑब्जर्व करेंगे, सबसे पहले तो हम मास्टर की आउटपुट देखेंगे कि मास्टर पे आउटपुट का कम्बिनेशन क्या आ रहा है। फिर हम देखेंगे कि जो स्लेव है यानी स्लेव की आउटपुट कैसी आ रही है। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम डी फ्लिप फ्लॉप यूज करें जिसमें पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग हुई हो, यानी क्यूपी का मतलब है ऐसा जो हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप जिसपे हम पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग करें उसकी आउटपुट कैसी होगी, और अगर नेगेटिव एज ट्रिगरिंग वाला फ्लिप फ्लॉप यूज करें तो उसकी आउटपुट कैसी होगी। ठीक है, तो ये हमने ये चार, ये 1 2 3 और 4 आउटपुट्स जो है वो हमने देखनी है इन दो इनपुट्स को यूज करते हुए। फिर हम उसके बाद कुछ कंक्लूजन यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, वो क्या निकालेंगे वो भी देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अच्छा, इसमें एक चीज आप ऑब्जर्व कर लें, जैसा कि टेबल में हम देख सकते हैं कि जब क्लॉक 1 होती है तो जो भी डी की वैल्यू होती है वो हमारे पास ट्रांसपेरेंट के तौर पे वही हमें शो होती है आउटपुट पे। ठीक है, यानी जब क्लॉक 1 होगी तो वही वैल्यू जो इनपुट है यानी डी एज इट इज जो है वो आउटपुट पे आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा हमने ये देखना है कि जब क्लॉक 0 होगी तब हमारे पास मेमोरी आएगी, यानी जो प्रीवियस वैल्यू होगी वो रिपीट होगी। ठीक है, ये दो बातें ध्यान में रखनी है। तो अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब हमारी क्लॉक यहाँ पे देखें, ये क्लॉक 0 है और इनपुट 0 है। ठीक है, तो जो मास्टर है, हम एक्चुअली क्यू एम डिस्कस कर रहे हैं अभी, तो मास्टर पे हमारी आउटपुट कैसी होगी। जी, कोई बता सकता है टेबल की मदद से कि हमारे पास क्लॉक भी 0 है और इनपुट भी 0 है तो मेमोरी आ जाएगी। तो मेमोरी इनिशियली फर्ज कर लिए हमने 0 थी। ठीक है, आउटपुट इनिशियली 0 थी। उसके बाद क्या हुआ, हमारी क्लॉक हो गई 1। अब 1 क्लॉक हुई, इनपुट 0 है तो अगेन इनपुट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्लॉक दोबारा 0 हो गई। क्लॉक 0 हो तो फिर हम इनपुट को चेक नहीं करते, हम जो है वो प्रीवियस इनपुट को ही लेते हैं, यानी प्रीवियस वैल्यू को रिपीट होती है क्योंकि मेमोरी केस होता है वो। ठीक है, तो हमने सिर्फ वो एरिया डिस्कस करने हैं जिसमें क्लॉक 1 है। तो एक तो मैं इस एरिया को हाईलाइट कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लॉक 1 है, यहाँ पे क्लॉक 1 है, यहाँ 1 है क्लॉक, यहाँ पे 1 है। ठीक है, ये सारे क्लॉक 1 वाले एरियाज हैं। उसके बाद अब हमने देखना है कि जहाँ पे हमारी आउटपुट है और क्लॉक के नीचे क्या आ रहा है, यानी यहाँ पे अगर आप देखें 1 नंबर पे, तो यहाँ पे आपकी क्लॉक जो है वो हाई है और आपकी जो इनपुट है वो भी हाई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी आउटपुट क्या हो जाएगी जी, 1 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास क्लॉक क्या हो गई, 0 हो गई। तो 0 होने के मतलब हम ये इनपुट चेक नहीं करेंगे, बल्कि हमें पता है कि जब क्लॉक 0 होती है तो हमारी जो आउटपुट है वो मेमोरी होती है, यानी प्रीवियस वैल्यू को रिपीट करती है, तो ये 1 जो है वो प्रिजर्व रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 1 आ जाएगा। जब नेक्स्ट हाई लेवल आएगा तो हमारी जो इनपुट थी वो क्या हो गई, नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा उसमें ये बिहेवियर है कि जैसे ही क्लॉक हमारी हाई होती है 2 नंबर वाली, तो हमारे पास इनपुट का बिहेवियर कुछ इस तरह से होता है कि कुछ देर के लिए हमारे पास इनपुट 0 है, तो जितनी देर इनपुट 0 थी हमारी उस टाइम इनपुट जो है वो 0 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जैसे ही वो उस दौरान में हाई होगी क्लॉक के ड्यूरेशन में, तो आपकी आउटपुट भी हाई हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद चूंकि क्लॉक 0 है तो मेमोरी एज इट इज आ जाएगी, यानी वो उसी चीज को रिपीट करेगा। फिर क्लॉक हाई होगी तो चूंकि उसमें भी हाई है तो आपकी आउटपुट हाई रहेगी। अब यहाँ पे फिर अगेन क्या होगा कि आपकी जो क्लॉक 0 है तो आपकी आउटपुट जो है वो प्रिजर्व रहेगी और प्रीवियस वैल्यू को ही लेगी। ठीक है, उसके बाद जब क्लॉक हाई होगी नेक्स्ट 4 नंबर वाली, तो उसके नीचे आपकी जो इनपुट है वो बेसिकली क्या है, वो यहाँ पर लो है। तो जैसे ही वो लो होगी इसका मतलब आपकी आउटपुट यहाँ पे लो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्लॉक 0 है तो वो मेमोरी को प्रिजर्व करेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें कि 5वें साइकिल में, ये जो 5वां साइकिल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आपकी क्लॉक हाई जब होगी तो आपकी इनपुट कुछ देर के लिए 1 है, तो उस देर में ये 1 हो जाएगी। ठीक है, और बाकी जैसे ही वो आपकी इनपुट 0 यानी डी वाली इनपुट 0 होगी आपकी आउटपुट 0 हो जाएगी। उसके बाद आपके पास जो है वो क्लॉक 0 तो वैल्यू रिपीट करेगा। फिर आगे चूंकि सारी इनपुट 0 है तो ये सारी एज इट इज ही आपका सिग्नल आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, क्यूएम की समझ आइए कैसे ड्रॉ किए हमने विद द हेल्प ऑफ दीज टू सिग्नल। जी सर, समझ आ गया। यस सर। यस सर। ओके, ये आपका हो गया क्लियर। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं क्यू एस की तरफ। ठीक है, यानी जो हमारा स्लेव वाला है। ठीक है,
तो स्लेव की आउटपुट कैसी होगी? अब स्लेव की जब हम आउटपुट लेंगे तो आपको पता है कि हम ये जो मास्टर वाली है ये इनपुट बन जाएगी, ठीक है। पहले हमने डी इनपुट ली थी, तो यहाँ पे आउटपुट ले ली। अब इसकी जो आउटपुट है वो यहाँ पे इनपुट बन गई है, ठीक है। तो क्यू एम को हम एज अ इनपुट लेंगे, क्लॉकिंग यही यूज करेंगे, यानी अब दो इनपुट्स ये वाली हो जाएंगी, क्यू एम और क्लॉक, और इससे हम क्यू एस की जो आउटपुट है वो डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी हम सेम वही जो कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखेंगे कि कहाँ पे क्लॉकिंग हाई है, तो क्लॉकिंग यहाँ पे हाई है, तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट हाई है, ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें ऑब्जर्व करिए कि यहाँ पे हाई होने का मतलब है क्लॉकिंग लो है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स होके मिल रही है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें, इसका मतलब यहाँ पे क्लॉकिंग हाई है, तो इस इनपुट के हिसाब से यहाँ पे क्लॉकिंग लो है, ठीक है। यानी इसका मतलब जीरो होगा और इसका मतलब हाई होगा। ये बात क्लियर हो गई है ना, क्योंकि हमने जो क्लॉक है वो रिवर्ट करके दी हुई है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर। अब हम बेसिकली लो क्लॉक पल्स को देखेंगे, कहाँ कहाँ पे लो है, उस हिसाब से जो है अपनी इनपुट को चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी जो लो है, बेसिकली वहाँ पे हाई हाई सिग्नल मिलेगा हमें, जो स्लेव वाला फ्लिप फ्लॉप है। तो उसमें जब हम इनपुट को चेक करेंगे तो लो पे तो हमें जो है वो यहाँ पे इनपुट जीरो है, तो यहाँ पे भी हमें जीरो ही मिलेगा, ठीक है। और जब हमारी क्लॉक हाई होगी तो हमें यहाँ पे मेमोरी मिल जाएगी, यानी प्रीवियस वैल्यू रिपीट करेगा। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट लो पल्स आएगी, यानी बेसिकली क्लॉक हाई मिलेगी उसको, तो हाई क्लॉक के लिए जब हम इनपुट को चेक करेंगे तो हमारी इनपुट जो है वो हाई होगी, तो यहाँ पे हमारी इनपुट जो है वो आउटपुट जो क्यू एस की वो हाई हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आगे चलेंगे तो हमारे पास ये क्लॉकिंग सिग्नल है, ये मेमोरी को रिपीट करेगा, ठीक है। इसी तरह ये जो लो है, यहाँ पे हम इनपुट को चेक कर लेंगे, हमारी इनपुट क्या हाई है, तो अगेन हाई होगी, फिर उसको रिपीट करेगा। फिर नेक्स्ट पे चेक करेंगे क्या होगा, नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाएगी, ये लो है और ये हमारे पास इनपुट हाई है, तो ये हाई आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मेमोरी को रिपीट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट साइकिल पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इनपुट हमारे पास लो हो रही है, तो ये इसको लो कर देगा, और नेक्स्ट साइकिल में वो उसको रिपीट करेगा, और उसके बाद ये सारी जीरो आ जाएगी। तो हमारे पास जो आउटपुट आ गई वो इस तरह की ये जो है पल्स आ जाएगी, ठीक है। स्केयर वेव टाइप। क्लियर है बेटा यहाँ तक? ठीक है। यस सर। हमने क्लॉक को लिया और डी इनपुट ली, और जो मास्टर है उसकी आउटपुट कैलकुलेट कर ली, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, क्लॉक लिया और जो क्यू एम था उसको इनपुट के तौर पे यूज किया और स्लेव की आउटपुट निकाल ली, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग पे कैसे बिहेव करती है हमारी क्लॉक। तो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग के लिए हम इनपुट यही लेंगे डी वाली, ठीक है, क्योंकि वो हम एक सेपरेट केस डील कर रहे हैं कि अगर खाली एक फ्लिप फ्लॉप लगाओ, डी फ्लिप फ्लॉप लगाओ और उसकी इनपुट पे यही सिग्नल अप्लाई करें डी वाला और साथ क्लॉकिंग में, तो हमारी जो क्यू पी है वो किस तरह की आएगी, ठीक है। तो इसमें ये चीज याद रखनी है आपने कि जैसे ही पॉजिटिव एज जाएगा हमने सिर्फ इनपुट को तब चेक करना है, ठीक है। यानी लेवल पे चेक नहीं करेंगे, हम सिर्फ जो इसके लेवल्स हैं, सॉरी इसकी जो एजेस है वहां पे चेक करेंगे। वो कौन कौन से एजेस होंगे, हम बेसिकली क्यू पी कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो पॉजिटिव एजेस चेक करेंगे, सिर्फ ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इनको हम चेक करेंगे, ठीक है। तो इस पॉजिटिव एज पे इस इनपुट का बिहेवियर देखेंगे, यहाँ पे एज हमारे पास जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे इनपुट क्या है, जीरो, तो यहाँ पे हमारे पास जो है आउटपुट भी जीरो आएगी, यानी मेमोरी स्टेट आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह जो नेक्स्ट एज है, नेक्स्ट एज पे अगर आप ऑब्जर्व करें आपकी इनपुट हाई है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास हाई सिग्नल आएगा, ठीक है, और नेक्स्ट में वो रिपीट होगा क्योंकि मेमोरी आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्लॉक पे हम देखेंगे कि हमारे पास इनपुट क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट लो है, ठीक है। तो अगर इनपुट लो है तो इसका मतलब आपके आउटपुट भी लो हो जाएगी। इसी तरह जब आप ये सारा सिग्नल डिजाइन कर लेंगे तो आपके पास इस तरह की जो है वो वेव आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम इसी इनपुट को यूज करेंगे, इसी क्लॉक को यूज करेंगे और नेगेटिव एज ट्रिगरिंग वाला डी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट चेक करेंगे कि अगर एक फ्लिप फ्लॉप डी है उस पर नेगेटिव एज ट्रिगरिंग की मदद से सिग्नल अप्लाई करें तो फिर ये कैसे बिहेव करता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिर्फ नेगेटिव एजेस को कंसीडर करेंगे, जैसे हमने पहले पॉजिटिव एजेस को किया था, ठीक है। इन एजेस को कंसीडर करेंगे और आउटपुट को चेक करेंगे, ये हमारी इनपुट बन जाएगी, ये क्लॉकिंग होगी, और आउटपुट कैसे आएगी जी, यहाँ पे अगर आप देखें नेगेटिव एज के ऊपर आपके पास जीरो है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी जीरो होगा, यहाँ पे भी जीरो होगा, ठीक है। और नेक्स्ट नेगेटिव एज पे चेक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो इनपुट है वो हाई है, जैसे इनपुट हाई होगी तो क्या होगा कि आपकी आउटपुट भी हाई हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मेमोरी रिपीट होगी तो ये एज इट इज आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पल्स पे जब हम चेक करेंगे हमारी इनपुट फिर हाई है, तो फिर क्या हो जाएगा, हाई सिग्नल आएगा और साथ फिर मेमोरी आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट पल्स पे भी हम हाई है तो हमें ये हाई और उसके बाद मेमोरी मिल जाएगी। इस पल्स के ऊपर आके क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें लो सिग्नल मिल रहा है, तो यहाँ पे हमारी जो आउटपुट है वो लो हो जाएगी, ठीक है बेटा। ये टाइमिंग डायग्राम में जितने भी पल्सेस हमने ड्रॉ किए समझ आ गई सबको?
जी बेटा, जी सर समझ आ गई। कि आपको डिटेल में जी थोड़ा सा सर। समझाया ताकि आपको हर पल्स की समझ आ जाए कि हमने कैसे ड्रॉ की है, ठीक है। ये हमारे पास, मैं दोबारा एक दफा रिपीट करता हूँ कि हमारे पास ये क्लॉकिंग है, ये हमारे पास क्या है, डी सिग्नल है, ठीक है। हमने क्लॉकिंग को और इनपुट को देखते हुए मास्टर की आउटपुट निकाल ली। उसमें रूल क्या याद रखना है कि जहाँ पे क्लॉक हाई है और इनपुट हाई है वहां पे 1 होगा, जहाँ पे क्लॉक 0 है वहां मेमोरी स्टेट आएगी, ठीक है। और जहाँ इनपुट जो क्लॉकिंग हाई है और इनपुट 0 है वहां पे हमारे पास 0 आउटपुट आएगी। इसको यूज करते हुए हमने ये ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये पहला लेवल हो गया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इनपुट इसको कंसीडर किया यानी ये क्लॉकिंग को, लेकिन ये रिवर्ट क्लॉक लेंगे हम, यानी यहाँ पे जहाँ 1 है वो 0 होगा, जो 0 है वो 1 होगा। और इनपुट हम जो है वो क्यू एम को यूज करेंगे, क्योंकि जो स्लेव वाला है उसकी जो इनपुट है वो क्यू एम है बेसिकली, तो क्यू एम इनपुट बन जाएगी और क्यू एस जो आउटपुट है स्लेव वाली वो हम निकालने की कोशिश करेंगे उन्हीं रूल्स को यूज करते हुए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इस क्लॉक को यूज किया, इस इनपुट को यूज किया, और हमने जो है पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करते हुए डी फ्लिप फ्लॉप के ऊपर उससे आउटपुट निकाल ली, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसी इनपुट को यूज किया, डी वाली को, क्लॉकिंग को यूज किया, और यहाँ पे हमने अपनी क्यू एन जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो कंक्लूजन हम निकालने जा रहे हैं कि कंक्लूजन क्या है इस सारी डिबेट का, ठीक है, जो हमने किया अभी तक या डिस्कशन की है बिहेवियर ऑफ मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में। उसमें जो एक तो चीज ये देखनी है कि हमारी जो क्यू एम यानी मास्टर की जो हमारे पास आउटपुट आ रही है उसमें ग्लिचेस आते हैं। ये ग्लिचेस कहते हैं कि आपकी जो आउटपुट है वो अपने टाइम ड्यूरेशन से पहले ही अपना लेवल चेंज कर जाए, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्लिचेस। तो ये जो ग्लिचेस होते हैं ये अच्छे नहीं समझे जाते कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है, या ट्रांसमिशन में या डाटा में, क्योंकि ये हमारे 1 और 0 को जो है वो मिसअंडरस्टैंड करवाते हैं, यानी ना हमें पता चलेगा 1 है ना पता चलेगा 0 है। तो ये ग्लिचेस नहीं आने चाहिए, पहली चीज तो ये है, ठीक है। तो दूसरी बात जो है इसमें ये है कि अगर आप ऑब्जर्व करें कि मास्टर के अंदर ग्लिचेस आ रहे थे, लेकिन हमने तो असल आउटपुट कौन सी लेनी है, स्लेव की, ठीक है। तो स्लेव जो हमारी आउटपुट है उसमें ग्लिचेस कोई नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है कि हम ग्लिचेस लेस जो है वो सिग्नल रिसीव करें। तो क्यू एस जो है इसलिए मास्टर स्लेव कम्बिनेशन यूज करते हैं ताकि हमें आउटपुट में ग्लिचेस ना मिले, ठीक है। तो उसके बाद एक तो चीज ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि अगर आप देखें कि मास्टर स्लेव बनाने के लिए हमें 2 फ्लिप फ्लॉप चाहिए, ठीक है, जो कि डबल कॉस्ट हो जाएगी। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही फ्लिप फ्लॉप यूज करें? तो अगर आप देखें ये जो क्यू एस है और क्यू एन यानी जो नेगेटिव एज ट्रिगर वाला एक फ्लिप फ्लॉप होता है उसकी भी सेम वही आउटपुट आती है इस इनपुट के अगेंस्ट, डी के अगेंस्ट। और अगर आप वही इनपुट दें तो आपको 2 फ्लिप फ्लॉप लगा के जो स्लेव की आउटपुट भी वही मिल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब कि हम जस्ट एक फ्लिप फ्लॉप यूज करके भी यही आउटपुट हासिल कर सकते हैं। उससे फायदा क्या होगा कि हमारी कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। यानी हम एक फ्लिप फ्लॉप, सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा, हम उसकी जो इनपुट है या उसकी जो क्लॉकिंग डिसीजंस हैं वो हम नेगेटिव एज ट्रिगरिंग पे लेंगे, यानी नेगेटिव एजेस पे उसके डिसीजंस लेंगे। उससे क्या होगा कि हमें जो है वो दो क्लॉक यूज करने की, दो फ्लिप फ्लॉप यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एक फ्लिप फ्लॉप से हमारा मसला जो है वो हल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बेटा? यस सर। फाइनल कंक्लूजन में दोबारा बता देता हूँ कि हमने एक तो ये है कि ग्लिचेस नहीं आने चाहिए, क्योंकि हमारे मास्टर में ग्लिचेस आ रहे थे, स्लेव में हमारे पास ग्लिचेस लेस आते हैं, ठीक है। तो ये हमें एक तो फायदा होता है मास्टर स्लेव यूज करने का। लेकिन क्या हम इसको कॉस्ट इफेक्टिव भी बना सकते हैं? वो कैसे बनाएंगे? वो हम इसको इस तरह बनाएंगे कि हम एक ही फ्लिप फ्लॉप यूज करके अगर उस पर नेगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो इस तरह की सिमिलरिटी विद सेम आउटपुट आ जाएगी, ठीक है? तो दोनों का बिहेवियर सेम है जी। यहाँ तक तो क्वेश्चन हो बेटा पूछ सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप ये हमारे पास फोर्थ टाइप है। अभी तक हमने जो फ्लिप फ्लॉप पढ़े हैं उसमें हमारे पास था एक आर एस फ्लिप फ्लॉप, जिसमें क्या था, फॉरबिडन कंडीशन आती थी, ठीक है। उसके बाद हमने उसको खत्म किया डी फ्लिप फ्लॉप यूज करके, हमने वो कंडीशन ही खत्म कर दी, वन जिसमें दोनों 1 1 आते थे वो कंडीशन ही रिमूव कर दी, उसको हमने डी फ्लिप फ्लॉप कह दिया, ठीक है। फिर हमने कहा कि हम वो 1 1 को यूज भी करना चाहिए, हमें बिल्कुल रिमूव नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया, उसकी इन आउटपुट को फीडबैक करके उसको नया बना दिया जे के फ्लिप फ्लॉप। जे के फ्लिप फ्लॉप में हमें क्या दिखा कि हमारे पास जो है वो जब हम 1 1 यूज करते हैं तो हमारे पास वो काम, फॉरबिडन कंडीशन तो खत्म हो गई, लेकिन उससे नुकसान क्या हुआ, रेसिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है, रेसिंग कंडीशन स्टार्ट हो गई। फिर उस रेसिंग को ओवरकम करने के लिए हमने इसका मास्टर स्लेव कॉम्बिनेशन यूज किया, ठीक है। मास्टर स्लेव कॉम्बिनेशन यूज करके हमने जो है वो रेसिंग को ओवरकम किया, ठीक है।
अब हम देखना चाह रहे हैं कि क्या कोई ऐसा फ्लिप फ्लॉप भी है जो इस इनसे भी ज्यादा बेहतर हो। ठीक है, तो वो हमारे पास है टी फ्लिप फ्लॉप। अब देखते हैं कि टी फ्लिप फ्लॉप जो है वो कैसे इंप्रूव है सबसे। तो टी फ्लिप फ्लॉप में हम क्या करते हैं, जैसे हमने आर एस या एस आर से हमने डी फ्लिप फ्लॉप डिजाइन किया था कि उसकी दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दिया था, इन द सेम वे हम क्या करते हैं, दोनों को शॉर्ट करते हैं, जे के को शॉर्ट करके एक इनपुट का नाम देते हैं यानी टी का। ठीक है, तो टी हम उसको नाम दे देते हैं और ये अप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो हमारा ट्रुथ टेबल है उसमें क्या चेंजेस आती हैं, वो कुछ इस तरह कहा जाता है कि जब हम क्लॉक जीरो देंगे, जब हम यहाँ पे जीरो अप्लाई करेंगे तो इररिस्पेक्टिव के इनपुट क्या है उसकी आउटपुट सेम वही आ जाएगी जो कि मेमोरी है, जैसा कि बाकी फ्लिप फ्लॉप में भी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम वन देंगे तो बेसिकली दोनों पे वन वन आ जाएगा। ठीक है, जब दोनों पे वन वन आएगा तो बेसिकली सॉरी, जब आप वन देंगे और इस पे जीरो देंगे, सॉरी क्लॉकिंग वन करके इसको जीरो करेंगे, तो आपके पास अगेन मेमोरी आ जाएगी क्योंकि आपकी दोनों इनपुट जीरो हो चुकी हैं और हमें पता है जीरो जीरो पे जेके जो है वो क्या देता है, वो मेमोरी देता है। ठीक है, इसी तरह जब हम वन अप्लाई करेंगे तो क्लॉक भी वन है और इनपुट भी वन है, दोनों पे वन वन आएगा तो हमारे पास जो है वो रेसिंग वाली कंडीशन आ जाएगी यानी टॉगलिंग स्टेट आ जाएगी। ठीक है, तो टॉगलिंग स्टेट यानी क्यू एन का कंप्लीमेंट हमारे पास आना शुरू हो जाएगा। सही है, अब इससे हमें जो टी है उसका फायदा क्या हुआ, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ तीन स्टेट मिलती हैं, या तो मेमोरी दो स्टेट मिलती हैं, या तो मेमोरी स्टेट मिलती है या टॉगलिंग स्टेट मिलती है। ठीक है, तो ये ऐसा ही है, यानी कि ये जो है बहुत अच्छा मेमोरी एलिमेंट, सिंगल स्टोरेज एलिमेंट बन गया कि अगर इसकी इनपुट पे हम, यानी दो इनपुट है, एक क्लॉकिंग की और एक हमारे पास है टी इनपुट, अगर हम क्लॉकिंग को जीरो कर दें, ठीक है, टी को जो मर्जी दे, डोंट केयर है, तो इसकी आउटपुट जो है वो मेमोरी यानी ये प्रीवियस वैल्यू को ही डिस्प्ले करेगा यानी प्रीवियस मेमोरी को प्रिजर्व कर लेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम क्लॉक को वन देते हैं और इनपुट पे जीरो देते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर भी ये मेमोरी स्टेट में रहेगा। और तीसरी इसकी बात क्या है कि अगर हम वैल्यू डाटा चेंज करना चाहते हैं यानी किसी लोकेशन का डाटा चेंज करना चाहते हैं तो हम जस्ट क्या करेंगे, क्लॉक को वन करके उसकी टी पे वन अप्लाई कर देंगे, यानी इनपुट को वन करेंगे तो उसमें जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो रिवर्स हो जाएगी, यानी अगर वन पड़ा होगा तो वो जीरो हो जाएगा, जीरो होगा तो वो वन हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू जो है वो टॉगल कर जाएगी। तो ये एक बड़ा अच्छा जो है वो मेमोरी एलिमेंट के तौर पे हम यूज कर सकते हैं, यानी हमारी जो मेमोरी होती है वो बेसिकली टी फ्लिप फ्लॉप से डिजाइन इजीली की जा सकती है कि जस्ट हम एक पल्स दें और उसमें जो भी डाटा पड़ा है वो या तो वन हो जाए या जीरो हो जाए। शर्त यह है कि उसकी क्लॉक भी उस टाइम वन होनी चाहिए और इनपुट भी वन होनी चाहिए। लेकिन अगर उसके अलावा कोई और भी वैल्यू देते हैं हम तो उसकी आउटपुट चेंज नहीं होगी, यानी वो मेमोरी को प्रिजर्व रखेगा हर कंडीशन में। ठीक है, ये बेटा क्लियर हुई ये चीज? सर इसे एक दफा रिवाइज कीजिएगा। ओके, मैंने बेटा ये कहा है कि हमने जो तीन फ्लिप फ्लॉप पढ़े हैं, एस आर, जे के और डी, उन तीनों के बाद हमने एक चौथा फ्लिप फ्लॉप बनाया, डी फ्लिप फ्लॉप, जिसमें हमने क्या किया कि जे और के की जो इनपुट थी उनको आपस में शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने से क्या फायदा हुआ कि हमें जो टेबल मिला वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, यानी अगर हम क्लॉक को जीरो कर दें, यानी क्लॉक ही हमने जीरो कर दी है, तो इसको जे के को अगर हम क्लॉक जीरो कर दें तो उस पर हमें मेमोरी स्टेट मिलती है। ठीक है, मेमोरी स्टेटस आ जाता है। तो यहाँ पे भी अगर हम क्लॉक जीरो करते हैं और जो मर्जी टी की वैल्यू दें, हमें जो आउटपुट पे वो मेमोरी मिलेगी, यानी मेमोरी को प्रिजर्व करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम क्लॉक को वन करते हैं और इनपुट को जीरो करते हैं तब भी इसकी आउटपुट पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो मेमोरी को प्रिजर्व करेगा। ठीक है, हम बेसिकली फ्लिप फ्लॉप जो है वो बना किस लिए रहे हैं, वो इसलिए बना रहे हैं ताकि हम जो है वो मेमोरी डिजाइन कर सकें। तो मेमोरी के लिए जो है बड़ी आइडियल सिचुएशन हो गई है कि वो जो मर्जी आप वैल्यू दें सिवाय एक वैल्यू के वो वैल्यू को प्रिजर्व करेगा। और जब आप उसमें वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं तो आप क्लॉक को भी वन कर दें और टी को भी वन कर दें तो उसकी जो आउटपुट है वो रिवर्स हो जाएगी या टॉगल कर जाएगी। वन है तो जीरो हो जाएगी, जीरो है तो वन हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक बड़े जो है वो अ, हमारे मेमोरी एलिमेंट के तौर पे एक अच्छा जो है वो फ्लिप फ्लॉप यूज कर सकते हैं इसको एज। ठीक है यस सर। जी, जी और किसी का क्वेश्चन हो गई? जी, फीमेल्स में से बेटा समझ आ गई सबको? यस सर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो हमने ट्रुथ टेबल जो है वो बना लिया है। अब हम इसे क्या बनाएंगे, टी फ्लिप फ्लॉप के ट्रुथ टेबल बनाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक और एक्साइटेशन टेबल बनाएंगे। तो ट्रुथ टेबल के लिए हमें पता है कि पहले क्लॉक होती है, फिर इनपुट होती है और फिर नेक्स्ट स्टेट होती है।
तो ये हमें पता है कि अगर ये 0 है तो मेमोरी आ जाएगी, ये 1 है और ये 0 है तो फिर QN यानी मेमोरी आ जाएगी, और अगर दोनों 1 है तो टॉगल स्टेट आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा ट्रुथ टेबल हो गया। इस ट्रुथ टेबल की मदद से हम क्या डिजाइन करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक टेबल में क्या होता है कि हमारे पास जो है वो प्रीवियस स्टेट, साथ हमारे पास इनपुट होती है और नेक्स्ट स्टेट हम निकालते हैं। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम ट्रुथ टेबल की मदद से डिजाइन करते हैं। हम दो चीजें हैं तो 4 पॉसिबल कम्बिनेशन हो जाएंगे। हम देखेंगे कि जब हमारे पास प्रीवियस स्टेट 0 है और टी जो है, ये बेसिकली क्लॉक यहाँ पे 1 ही होती है। जो कैरेक्टरिस्टिक टेबल होता है उसमें हमेशा क्लॉक को 1 लिया जाता है, तो क्लॉक 1 है। ठीक है, अब हम 0 दे रहे हैं, प्रीवियस स्टेट 0 है और टी जो है वो 0 है, तो आउटपुट भी 0 आएगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम प्रीवियस स्टेट 0 है और इनपुट जो है वो 1 दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि क्लॉक भी 1 है और आपका जो टी है वो भी 1 है, तो इसको ट्रिगर कर देगी, टॉगल कर देगी। ठीक है, इसलिए इसका नाम टी फ्लिप फ्लॉप भी है, ट्रिगर या टॉगल फ्लिप फ्लॉप इसको बोलते हैं। तो इसी तरह अगर आप प्रीवियस स्टेट आपकी 1 है, आपने इनपुट पे 0 अप्लाई किया, तो चेंज कोई नहीं आएगी, वो मेमोरी को प्रिजर्व रखेगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपकी प्रीवियस इनपुट 1 है और आपने 1 अप्लाई किया तो वो आउटपुट को टॉगल करेगा। आप ये देखें, जब जैसे ही आपकी इनपुट 1 होगी तभी वो वैल्यू को टॉगल करेगा, अदरवाइज वो मेमोरी को प्रिजर्व रखेगा। ठीक है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल हो गया। अच्छा, इसकी जो आउटपुट है अगर इसको कीनली ऑब्जर्व किया जाए तो हमारे पास क्या होता है, दो जीरो है, यहाँ पे दो जीरो है तो आउटपुट 0 आ रही है, दो हमारे पास 1 है तो आउटपुट 0 आ रही है, और डिफरेंट है तो आउटपुट 1 आ रही है। और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, कौन से गेट की प्रॉपर्टी है ये? नैंड। ठीक है, नैंड गेट नहीं, इसको एक्सक्लूसिव और बेटा एक्सक्लूसिव बोलते और हैं। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव। हमारे पास QN+1 जो है वो बेसिकली QN और T का एक्सक्लूसिव और फंक्शन आ गया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी आ गई यहाँ पे। लास्ट जो है इसका एक्साइटेशन टेबल है। एक्साइटेशन टेबल कैसे बनाते हैं, हम प्रीवियस स्टेट नेक्स्ट स्टेट एक साइड पे लेते हैं और उसकी इनपुट देखते हैं। ठीक है, तो अब हमने कैरेक्टरिस्टिक टेबल की मदद से एक्साइटेशन टेबल बनाना है। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे, यानी जब दोनों जीरो होती हैं, प्रीवियस स्टेट और नेक्स्ट स्टेट जीरो हो तो आपकी आउटपुट जो है वो जीरो, यानी इनपुट जो है वो जीरो है। ठीक है, इसी तरह जब 0 1 होगी, यानी ये 0 है ये 1 है, तो आपके पास 1 आ जाएगा। फिर इसी टेबल को एज इट इज लिख लेंगे, ये 1 हो जाएगा और ये आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक्साइटेशन टेबल भी बन गया। अब आपने करना क्या है, आपने जितने भी फ्लिप फ्लॉप पढ़े हैं ना, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सारी चीजें अच्छी तरह समझ रहे हैं, तो जितने भी आपने फ्लिप फ्लॉप पढ़े हैं, इनके ट्रुथ टेबल, इनके कैरेक्टरिस्टिक टेबल, इनके एक्साइटेशन टेबल आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। तभी आप जो अगले टॉपिक हमने पढ़ने हैं, डिजाइनिंग के हो गए या एनालिसिस के हो गए, वो आप इजीली कर सकेंगे, या फ्लिप फ्लॉप की कन्वर्जन बन हो गई। ठीक है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने लगे हैं और आगे जितने भी पढ़ेंगे वो आपको तब अच्छे तरीके से आएंगे जब आप जितने भी फ्लिप फ्लॉप आपने पढ़े हैं उनके टेबल, ट्रुथ टेबल, कैरेक्टरिस्टिक टेबल और एक्साइटेशन टेबल आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि उनको हम कैसे जो है वो बना सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा सर टॉपिक है वो है, जी बेटा। सर इनके सिर्फ ट्रुथ टेबल या कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्साइटेशन टेबल भी हमें याद होने चाहिए? मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखें, अगर तो आप सिर्फ इनको लॉजिकल तरीके से लेके चले ना, तो आप क्या करें, इसको प्रैक्टिस करें। आप एक ट्रुथ टेबल, एक मतलब सर्किट पहले बनाएं, सर्किट से फिर उसका जो है वो ट्रुथ टेबल बनाएं, ट्रुथ टेबल से फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक, फिर एक्साइटेशन टेबल बनाएं। अगर तो आप ये स्कीम 2 3 दफा हर ट्रुथ टेबल हर फ्लिप फ्लॉप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको वो वैसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो उसमें फिर आपको इतनी दफा याद, यानी प्रैक्टिस से इतनी दफा याद हो जानी चाहिए कि पेपर में जब आपका क्वेश्चन आए कन्वर्जन का या डिजाइनिंग का या एनालिसिस का, तो आप फौरन आपके जेहन में वो आ जाएगी कि फ्लिप फ्लॉप का टेबल क्या है, इस फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या है, इसका एक्साइटेशन टेबल क्या है। अगर जेहन में नहीं भी आते तो कम से कम इतनी स्पीड जरूर होनी चाहिए कि आप ट्रुथ टेबल से फौरी तौर पे जो है वो कैरेक्टरिस्टिक और कैरेक्टरिस्टिक से फौरी तौर पे एक्साइटेशन निकाल सके। ठीक है, ये 3 टेबल जो है वो आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, आज का लास्ट टॉपिक भी है फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन, कि हम एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेट्स से अगर हमारे पास एक फ्लिप फ्लॉप अवेलेबल है, लाइक डी फ्लिप फ्लॉप अवेलेबल है, हम चाहते हैं इसको आरजे में कन्वर्ट करें, सॉरी आरएस में कन्वर्ट करें या जेके में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है कि अगर हमें अवेलेबिलिटी नहीं है, मिसाल के तौर पे हमें बाजार से जब डी मिल रहा है या आरएस और जेके नहीं मिल रहा, तो फिर हम कोई ऐसी टेक्निक होनी चाहिए कि हम इनको एक दूसरे में कन्वर्ट भी कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए कुछ हमारे पास रूल्स होते हैं कन्वर्जन के लिए, वो ये स्टेप्स हैं कि सबसे पहले आपने क्या करना है,
आइडेंटिफाई अवेलेबल एंड रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप। आपने देखना है कि आपको कौन सा अवेलेबल है और रिक्वायर्ड कौन सा है, यानी किससे कौन सा बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, जो आपको रिक्वायर्ड है उसके लिए आपने करेक्टरिस्टिक टेबल बना लेना है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल भी करेंगे, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर तीसरा स्टेप क्या है, जो आपको अवेलेबल है यानी जो गिवन है उससे उसका एक्साइटेशन टेबल बना लेना है। फिर आपने दोनों टेबल्स को आपस में मर्ज कर देना है, मर्ज करके उनको एनालाइज करना है और उनके लिए क्या करना है, राइट दी बुलियन एक्सप्रेशन फॉर अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप, यानी जो आपका अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है उसकी बुलियन एक्सप्रेशन लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद फाइनल है सर्किट ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारे 5 स्टेप्स में कन्वर्जन हो जाएगी। ठीक है? तो एक आपको जो है वो हम एग्जांपल के तौर पे कर लेते हैं कि लेट से हमने जे के फ्लिप फ्लॉप से जाना है डी फ्लिप फ्लॉप में, यानी हमें जो गिवन है वो जे के है, उससे हमने डी को बनाना है, तो वो कन्वर्जन कैसे होगी। तो अब बताएं जी, सबसे पहले हमें अवेलेबल कौन सा है और रिक्वायर्ड कौन सा है। जेके अवेलेबल है, सर अवेलेबल ये जेके है, रिक्वायर्ड शाबाश। और डी रिक्वायर्ड। चलिए, ये हमारे पास हो गया अवेलेबल जेके और रिक्वायर्ड जो है वो हमें डी है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है जी, कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाने सर, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का। ठीक है, तो अगर आप इसको याद करने के लिए रट्टा लगा सकते हैं आर सी, यानी कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनेगा रिक्वायर्ड का और एक्साइटेशन टेबल बनेगा अवेलेबल का। ठीक है, एक्साइटेशन टेबल बनेगा अवेलेबल का। तो आर सी और ई ए से आप इसको जो है वो एसोसिएट कर सकते हैं कि हमने जो रिक्वायर्ड है उसका करेक्टरिस्टिक बनाना है और जो अवेलेबल है उसका एक्साइटेशन बनाना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले करते हैं जी, हमें जो है वो रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड कौन सा जी, डी। तो डी के लिए हम क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक टेबल बनाएंगे। तो याद है किसी को डी का जो है वो करेक्टरिस्टिक टेबल, यस सर। सर ट्रांसपेरेंट। सर हम लोग हमारी जो प्रेजेंट स्टेट होगी और हमारे पास जो इनपुट होगी उसको एक साइड पे रखेंगे और हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेट होगी उसको दूसरी साइड पे रखेंगे। कि आप लोग ना कोशिश अगर साथ साथ करके साथ साथ खुद भी ड्रॉ करें ना तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये करेक्टरिस्टिक टेबल आ गया जिसमें हमें क्या गिवन है जी, क्यू एन का मतलब है प्रीवियस स्टेट, डी का मतलब, क्योंकि करेक्टरिस्टिक टेबल में हम ये करते हैं कि प्रीवियस स्टेट इनपुट और आउटपुट में आ जाती है नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, तो ये बेसिकली डी फ्लिप फ्लॉप का अगर आप निकाल के देखें जो हमने पिछले लेक्चर पढ़े हैं उसमें सेम यही उसका करेक्टरिस्टिक टेबल है। तो हमने करेक्टरिस्टिक टेबल बना लिया। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, मेक द एक्साइटेशन टेबल फॉर अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप। अवेलेबल हमारे पास है जे के, तो जे के का एक्साइटेशन टेबल ड्रॉ करते हैं। वो कैसा होगा जी, उसमें ये होता है कि आपकी प्रीवियस स्टेट और नेक्स्ट स्टेट एक साइड पे होती है, जे और के जो है वो दूसरी साइड पे होती है। क्यू और क्यू एन के सारे पॉसिबल कम्बिनेशन लिख लेते हैं आप। उसके बाद जे और के को जो उनकी करेक्टरिस्टिक टेबल से उनकी आउटपुट्स होती हैं, इनपुट्स होती हैं, वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद है हमने किया था, 0 डोंट केयर, 1 डोंट केयर, डोंट केयर 1 और डोंट केयर 0। ये हमारे पास जो है वो हमारे पास आउटपुट्स आ गए। ठीक है, ये हमारे पास दोनों जो है वो काम हो गए हैं कि हमने करेक्टरिस्टिक टेबल भी बना लिया है रिक्वायर्ड का और जो अवेलेबल था उसका एक्साइटेशन भी बना लिया। अब नेक्स्ट है हम इन दोनों को कंबाइन करके लिखने जा रहे हैं ताकि हम उनसे कोई कंक्लूसिव चीज निकाल सकें। उसका तरीका ये होगा कि हम जो है वो क्यू को और एन को, जो क्यू एन और डी, इनको मतलब इकट्ठा लिख लेंगे। ठीक है, यानी प्रेजेंट स्टेट जो है हमारी और उसके अलावा जो इनपुट है डी की, ठीक है, वो आ जाएगी। यानी बेसिकली इन दो कॉलम्स को हमने यूज किया। उसके बाद क्यू एन प्लस वन लिख दिया। ठीक है, उसके बाद इसी क्यू एन प्लस वन के अकॉर्डिंगली हमने जे और के की वैल्यूज लिख दी। ठीक है, जे और के की वैल्यूज लिख दी। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास जो है वो ये तो टेबल आपका सेम वही हो गया ना जो करेक्टरिस्टिक टेबल था डी का। अब इसको हमने कैसे लिखा है ये देखते हैं। हमने देखना है कि हमारे पास जो है वो इस टेबल से हमें लिखना है। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेट और प्रेजेंट स्टेट 0 0 है, तो 0 0 हो तो हमारे पास जो है वो जे और के क्या होते हैं, 0 और डोंट के। ठीक है, तो 0 और डोंट के हो गए। उसके बाद हमने ये देखना है कि अगर हमारे पास 0 और 1 हो, यानी प्रेजेंट स्टेट 0 और नेक्स्ट स्टेट 1 हो, तो 0 1 का केस कौन सा है, ये वाला, इसमें 1 और डोंट केयर आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास जो है वो 1 और 0 आ रही है। 1 जो है वो प्रेजेंट स्टेट है, 0 जो है वो नेक्स्ट स्टेट है, तो हमारी जो आउटपुट है वो डोंट केयर और 1 हो जाएगी। ठीक है, ये डोंट केयर होगी और ये 1 हो गया। इस तरह अगर दोनों 1 1 होंगे प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट, तो उससे हमारी आउटपुट जो है वो डोंट केयर और 0 में आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो एक कंबाइंड टेबल बन गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने बनाना कौन सा था, डी बनाना है
जे के की मदद से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम एक ऐसी इक्वेशन बनाएंगे जिससे जे और के को डी में कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है। तो हम जे के लिए जो है वो सॉल्व करेंगे ट्रुथ टेबल, यानी ये जो टेबल है इसमें से देखेंगे कि कहाँ पे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जे के लिए हम क्या करेंगे, 4 सेल का एक के मैप बनाएंगे, उसमें जे की सारी वैल्यूज लिख देंगे और फिर उसमें पेयरिंग करेंगे 1 के लिए। जब हम पेयरिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पास जो है वो जे इज इक्वल टू डी आ गया, ठीक है। इसी तरह जब के लिए हम पेयरिंग करते हैं डी के हिसाब से, ठीक है, यानी ये हमारी एक साइड पे जे के आ जाएंगे और दूसरी साइड पे हमारे पास एक साइड पे क्यू एन आ जाएगा और दूसरी साइड पे डी आ जाएगा, ठीक है। तो हम के लिए जब वैल्यूज फिल करेंगे उनमें, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास के इज इक्वल टू डी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो जे हमारे पास आ गया डी और के आ गया डी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसकी आउटपुट कैसी होगी, हम जस्ट क्या करेंगे, हम जे और के को, यानी जे पे डी अप्लाई डायरेक्टली करेंगे और के ऊपर उसका नॉट वर्जन जो है वो अप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास ये जो फ्लिप फ्लॉप है अब ये वाला, ठीक है, ये डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट हो गया, यानी जे के कन्वर्ट हो गया है किसमें, डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक। यस सर। यस ये स्टेप्स जो हैं ये आपने फॉलो करने हैं, तो आपका कोई भी फ्लिप फ्लॉप कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपकी होम असाइनमेंट है जो आपने नेक्स्ट लेक्चर में करके भी आनी है, उसे मुझे दिखानी भी है, ठीक है। आपने ये करना है कि टी फ्लिप फ्लॉप को डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है, ठीक है, पी को डी में, उसके बाद एस आर को करना है जे के में, उसके बाद एस आर को करना है टी के अंदर। ये तीन आपने जो है वो कन्वर्जन नेक्स्ट टाइम करके आनी है। सर एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोले। सर जो ये मास्टर स्लेव वाला मेथड है सर, ये लैचेस में यूज कर सकते हैं हम लोग? उसमें वजह क्यों करेंगे, क्यों आप, सर क्योंकि सर इसमें भी सर वही मतलब कि जो हमारे वो बन रही हैं वेव्स बन रही हैं सर, रेक्टेंगुलर वेव्स सर, उनमें मतलब कि इक्वल डिस्टेंस नहीं है, और जो उधर बाद में हमने किए हैं उसमें भी यही हुआ कि हमारे इक्वली डिस्टेंस नहीं बना, और बाद में हमने उनको अरेंज करके उसके बाद हमने वो किया सर। इक्वली डिस्टेंस से बेटा क्या मुराद है आपका, जब हमने मतलब लैचेस, सर। हमने देखें जी सर। फ्लिप फ्लॉप को डिस्कस किया ना, जब हमारी मेमोरीज बनाते हैं वो बेसिकली फ्लिप फ्लॉप से बनती हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली हम जो है वो फ्लिप फ्लॉप को यूज करते हैं मेमोरीज बनाने के लिए, क्योंकि उसमें हम क्लॉकिंग सिग्नल देते हैं, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत भी होती है। जबकि जो हमारे लैचेज हैं वो बेसिकली एक का हम एनेबल सिग्नल दे रहे हैं, यानी वो प्रैक्टिकली हम उसको मेमोरी के तौर पर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम बेसिकली फ्लिप फ्लॉप को ही डिस्कस करेंगे। और फ्लिप फ्लॉप के अंदर जब हम देखते हैं कि जब हम जे के फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं ना, तो उसमें हमारे पास रेसिंग आती है। तो बेसिकली उस रेसिंग को खत्म करने के लिए हमने जो है उनके आपस में मास्टर स्लेव कम्बिनेशन कनेक्ट किए हैं, उनका जो फीडबैक है वो क्रॉस कनेक्ट किए हैं, आउटपुट जो है वो फीडबैक के तौर पे, ताकि हम उसकी रेसिंग को ओवरकम कर सकें। तो ये सर इसकी रेसिंग एग्जांपल सर मैचेस हमारी में डेली नहीं लाइफ आती। में इसकी कोई एग्जांपल है? ये इसकी मास्टर स्लेव वाली कोई डिवाइस सर? एग्जाम्पल, आपकी जो मेमोरीज बेटा बनती हैं, आप जब मेमोरीज बनाते हैं, मेमोरी किससे बनती है आपकी, फ्लिप फ्लॉप से ही बनती है ना। मेमोरी जी क्या सर। करती है, डाटा को स्टोर करती है, और डाटा को स्टोर करने के लिए आप क्या यूज कर रहे हैं, फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं, ठीक है। और फ्लिप फ्लॉप में आप जेके से भी बना सकते हैं, आप टी से भी बना सकते हैं, आप डी से बना सकते हैं, आप आर एस से बना सकते हैं, लेकिन सर भी देखना वो आप सबसे ज्यादा रेसिंग जो है वाला प्रॉब्लम तो आएगा। यही तो मैं बात कर रहा हूँ ना, कि जैसे जैसे ये इवॉल्व हुए हैं इसी तरह से लोगों ने इसको जो है वो इनके जो प्रॉब्लम्स इनको भी सॉर्ट आउट किया है, ठीक है। तो टी फ्लिप फ्लॉप जो है अभी तक के नॉलेज के अकॉर्डिंगली, वो टी फ्लिप फ्लॉप जो है सबसे ज्यादा सूटेबल है मेमोरी डिजाइन करने के लिए, क्योंकि उसमें हमारे पास मेमोरी की प्रिजर्व रहने की कंडीशन ज्यादा है। और अगर टॉगल करनी है तो हम जस्ट एक सिग्नल 1 का देंगे, यानी क्लॉक को 1 करके उसकी टी पे 1 अप्लाई करेंगे तो वो उसकी वैल्यू टॉगल हो जाएगी, ठीक है, 1 से 0 हो जाएगी, 0 से 1 हो जाएगी। ठीक है सर। ठीक है, आपने देखना है कि आपकी जो मेमोरीज है बनाई सबसे जा सकती हैं, लेकिन कुछ में फिर इश्यूज आते हैं, कुछ की रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, कुछ में जो है प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर उन प्रॉब्लम को सॉर्ट, अगर आप कहते हैं मैंने जेके से ही बनानी है, तो फिर आप जे के 2 जोड़ के मास्टर स्लेव कॉम्बिनेशन में एक बिट को स्टोर करवाएंगे, ठीक है। तो आप इसका मतलब एक बिट को स्टोर करवाने के लिए 2 फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं। उसका हमने एक और हल पढ़ा कि हम बजाय जे के मास्टर स्लेव कॉम्बिनेशन में यूज करने के हम नेगेटिव एज ट्रिगर अगर यूज कर लें फ्लिप फ्लॉप, एक ही फ्लिप फ्लॉप, तो वो भी एक बिट को स्टोर करेगा और उसमें रेसिंग भी नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये जी हमने सर। खुद जो है वो जब हमारे सामने कोई सिचुएशन आएगी वहां पे हम डिसाइड करेंगे कि हम मेमोरी को किस तरह से डिजाइन करना चाह रहे हैं। ठीक सर। सर आपने यहाँ पे सर
बताए थे 3 मेथड बताए सर इसको ओवरकम करने के लिए रेसिंग को। जी जी। सर जो पहले 2 हैं वो हमारे पास आ गए, तो सर हमने तीसरा की जरूरत क्यों पड़ी फिर सर, जबकि हम पहले 2 हमारे पास आ गए थे देखिए सर वो पहला 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 मेथड क्या था बेटा आपके पास? पहला था कि हम t/2 को लेस कर दें प्रोपेगेशन डिले से, ठीक है। यस सर यही है। वो आपको बताया था वो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि उससे आपकी जो है वो फ्लिप फ्लॉप बहुत स्लो हो जाएंगे, आप उसकी क्लॉक का पल्स जो है, या तो उसका जो आप उसमें एक्स्ट्रा जो है वो गेट्स ऐड करें ताकि उसका प्रोपेगेशन डिले बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है। प्रोपेगेशन डिले है वो एक तो कॉस्टली ज्यादा हो जाएगा, जैसी चीज कॉस्टली होती है हम हमारी तवज्जो हट जाती है, हम कहते हैं इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करना क्योंकि ज्यादा कॉस्ट हो रही है। तो पहला तरीका तो इम्प्रैक्टिकल हो गया ना, ठीक है। दूसरे तरीके में क्या था, हमने एज ट्रिगरिंग की है, तो एज ट्रिगरिंग भी हमने कवर कर लिया और मास्टर स्लेव भी हमने कवर किया, तो दोनों तरीके कवर किए हैं, दोनों ऑप्शन है हमारे पास, चाहे हम मास्टर स्लेव से कर लें। फर्क क्या होगा कि एक मास्टर स्लेव में हमारी थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, जबकि जो एज ट्रिगरिंग हो रही है उसमें कॉस्ट थोड़ी कम हो रही है कंपैरेटिवली। ठीक है सर। जी बेटा। जी सर समझ लगी। अच्छा क्वेश्चन जी बेटा, और किसी का क्वेश्चन होगा? ठीक है जी, इसको बेटा एंड करते हैं। सर